नमस्कार साथियों, मैं राहुल एजुटॉक से। जिस प्रकार से आपको हमने बताया था कि अभी आरआरबी ग्रुप डी की 2026 का जो स्कोर कार्ड आना है, वो बाकी है, यानी कि कट ऑफ आना बाकी है रिज़ल्ट। काफ़ी सारे विद्यार्थी बहुत परेशान हैं, सर हमें बता दीजिए आरआरबी ग्रुप डी में कैसे सिलेक्शन क्या कैसे होता है? तो आप ही के लिए हम एक अपने मित्रगण जो भी हैं बाबूलाल चौधरी जी, जो कि अभी आरआरबी ग्रुप डी में सिलेक्टेड हैं एज़ अ गेटमैन की पोस्ट पे। तो मैंने आपको पहले ही थंबनेल में आपको बता रखा है कि हम उनसे आपकी मुलाकात कराएँगे। तो ये पॉडकास्ट बहुत ही अच्छा रहने वाला है, जो भी अपकमिंग वैकेंसी 2026 में या फिर आने वाली और वैकेंसी आरआरबी ग्रुप डी में आना चाहते हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। तो कृपया करके पूरा वीडियो देख लीजिएगा, आपको समझा देंगे कि कैसे क्या सिलेक्शन से लेके कहते हैं ना, शुरुआत फॉर्म डालने से लेके एप्लीकेशन से लेके सिलेक्शन तक का क्या प्रोसेस हो सकता है, वो हम आपको बताएँगे। तो बहुत जल्द मुलाकात कराते हैं आपकी हमारे गेस्ट से। तो आइए मुलाकात कराते हैं बाबूलाल चौधरी जी से। हेलो सर, कैसे हैं? नमस्ते सर। बढ़िया। तो पहले आप ना ब्रीफ इंटरव्यू दीजिए अपना कि आपका नाम क्या है, आप किस पोस्ट पे काम करते हैं और आप कब सेलेक्ट हुए थे, ताकि हमारे जो स्टूडेंट हैं उनको हेल्प मिल पाए कि हाँ, ये जो हमारे साथ बीच बैठे हैं भैया, इनसे हमें क्या-क्या ग्रैब करना है। तो थोड़ा-सा अपना ब्रीफ इंटरव्यू दीजिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम बाबूलाल चौधरी है। मैं 2018 वाली जो 62,000 पदों की ग्रुप डी की वैकेंसी आई थी, उसमें सेलेक्ट हुआ हूँ और अभी मैं गेटमैन के पद पर कार्यरत हूँ और उस ग्रुप डी में लगभग 1 करोड़ फॉर्म भरे गए थे। अच्छा, तो आपने ये बता दीजिए, हम इस इंटरव्यू को ना 3 फेजेज़ में कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले आपका मैंने इंट्रोडक्शन पूछ लिया, आप कहाँ से? बाकी मेरे कुछ क्वेश्चन्स रहेंगे, ताकि वो क्वेश्चन मेरे नहीं हैं, वो क्वेश्चन्स हैं हमारे स्टूडेंट्स के। तो उनके कुछ डाउट्स हैं कि सर ये पूछिएगा उनसे, तो हमारा डाउट क्लियर हो पाएगा कि ये वाला डाउट हमें रखना है। चलिए, तो मैं आपसे शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि आप आरआरबी ग्रुप डी का वैकेंसी का जो फॉर्म है, इससे पहले भी आपने कोई एग्ज़ाम निकाल रखा है? सर सही बोलूँ तो मैं एसएससी की तैयारी कर रहा था। ठीक है, मेरी ग्रेजुएशन 2017 में हुई थी। मैंने 2016 में कोचिंग जॉइन कर ली थी ठीक है। और ग्रुप डी देखो किसी का सपना भी नहीं होता है, हाँ। वो मेरा भी नहीं था। हुँ, तो फॉर्म भरा था, एग्ज़ाम कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि और कोई एग्ज़ाम वगैरह थी नहीं। ठीक है। तो मैंने लगभग ग्रुप डी का पेपर था, उससे डेढ़ महीने पहले इसकी तैयारी शुरू करी थी। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दिए। डेढ़ महीने तक मैं जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट दे सकता था, उतने ज़्यादा मॉक टेस्ट दिए और इस 2018 वाली ग्रुप डी में मेरा सिलेक्शन हो गया। मेरे को कोरोना काल से पहले मतलब ग्रुप 2019 में जॉइनिंग दे दी गई अरे थी हमको। जॉइनिंग 2019 में हुई थी, यानी कि हाँ, इन्होंने 2018 का एग्ज़ाम निकाला था, लेकिन इनकी जॉइनिंग 2000, क्योंकि आपको पता है रेलवे 19 वाली वैकेंसी में उन्होंने डिले किया है, वरना ऑन टाइम वैकेंसी और ऑन टाइम सारी चीज़ें होती थी। वो कोरोना की वजह से डिले किया था हाँ, वो 2019 कोरोना में। की वजह से, आप लोगों को हाँ, भी पता है कि कोरोना की वजह से डिले हुआ था, वरना इतना डिले एग्ज़ाम रेलवे होता नहीं। अब भी देखो आप बैक टू बैक वैकेंसी, बैक टू बैक टेक्नीशियन, एएलपी, आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल, अंडर ग्रेजुएट लेवल, धड़ाके से एग्ज़ाम चल रहे हैं। अगर आप लोगों ने मेहनत नहीं की, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। मेहनत करिए, सिलेक्शन आपका ज़रूर होगा। अच्छा बाबूलाल जी, मैं आपको एक बात पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो जर्नी थी आपकी, तो आपका स्कूल टाइम पे कैसे थे आप पढ़ाई में? मैं सर एवरेज था, हाँ। एवरेज था। मोस्टली जो स्टूडेंट गवर्नमेंट हाँ, एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, वो एवरेज ही रहते हैं। एवरेज रहता अच्छा, है। अच्छा, अच्छा। तो आपका जो 12th है, अच्छे से मतलब हो चुका था, उसके बाद आपने ग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी, कितना समय लगा आपको आरआरबी ग्रुप डी को क्रैक करने में? देखो सर, मैंने 2012 में 10th पास की, 2014 में 12th पास की थी। 12th में मेरे पास कॉमर्स थी। हुँ, उसके बाद मैंने नॉन कॉलेज किया। हुँ, मेरी 2017 में ग्रेजुएशन हुई थी, तो हुँ, 2 साल तो मैं ऐसे ही भटक रहा था, समझ में ही नहीं आ रहा था क्या करूँ, क्या ना करूँ हुँ, क्योंकि घर पे कोई गाइड करने वाला भी नहीं था। तो 2016 में कोई दोस्त था, तो वो कोचिंग वगैरह जा रहा था। हुँ। तो उसकी देखा-देखी मैंने भी 2 महीने कोचिंग जॉइन कर ली। तो 2 महीने मेरे समझ में आ गया कि क्या है, क्या नहीं। मैंने अच्छा, ऐसे ही मतलब टेम्परेरी लोग कोचिंग लोग जॉइन की थी। इन्फ्लुएंस होते हैं एक-दूसरे से। हाँ, जैसे मान के चलो कोई अगर सक्सेस हो रहा है, तो हमें ऐसा लगता है कि यार मैं भी करूँ, तो मैं भी हो जाऊँगा। तो वो हाँ, चीज़ आपने बताई हाँ। कि हाँ, मैं इन्फ्लुएंस, मतलब वो जाते थे, तो मुझे भी लगा मेरे को भी पढ़ना चाहिए, और हो सकता है तो ये कि ये स्टार्ट जर्नी हो सकती है यहाँ से। हाँ। चलिए, बहुत अच्छा। अच्छा ये बताइए, एप्लीकेशन आपने डाला डाला तो ग्रुप डी में एप्लीकेशन डालने के बाद सबसे पहला काम यानी कि तैयारी, तो तैयारी का किस तरीके से आपने किया? ज़रा जर्नी के बारे में बताइए, कैसे क्या पढ़ा आपने? कहाँ दिक्कत आई आपको पढ़ाई में? सर, मैंने आपको पहले बताया मैं एसएससी की तैयारी कर रहा था। हुँ, हुँ। तो अच्छा, तो फिर एसएससी की तैयारी कर रहे थे, तो यानी कि आपका मैथ तो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा पहले से ही। मैथ स्ट्रॉन्ग था मेरा हुँ, और रीजनिंग वगैरह भी स्ट्रॉन्ग था अच्छा, अच्छा। और आपको जीके। जीके जीएस में थोड़ा-सा मेहनत हाँ, करना पड़ा थोड़ी होगा, मेहनत करनी क्योंकि पड़ी जीके जीएस ही बहुत टारगेटेबल और सब्जेक्ट है। अगर यहाँ पे आपने अच्छे से कर लिया, तो रेलवे में ईज़िली सिलेक्शन हो जाता है। जो मेरे टीचर थे उन्होंने गाइड किया था कि तुम एक बार तुम्हारा कोर्स कंप्लीट हो जाए, उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देना हुँ, और जहाँ से मैंने कोचिंग करी थी,
वहाँ पर वीकली टेस्ट लगते थे। अच्छा, वो एसएससी के लगते थे, अरे लेकिन आपने ऑफलाइन पढ़ा था या ऑनलाइन? सर उस टाइम ऑफलाइन का ही दौर था, हाँ, ऑफलाइन तो का मैंने दौर था। ऑफलाइन ही पढ़ी थी। नहीं, यूट्यूब पे वीडियोज़ तो डालते थे लोग, लेकिन उतना ज़्यादा उतना कहते हैं था ना नहीं मेरे वायरलिटी पास, नहीं सर थी। फ़ोन ही नहीं था, एंड्रॉइड फ़ोन मैंने 2019 में अच्छा, लिया आपके था। पास एंड्रॉइड फ़ोन नहीं था। हाँ, चलो तो बढ़िया, यानी कि बहुत ऑफलाइन संघर्षशील जीवन रहा है, ऐसा नहीं है। किसी को भी जिस प्रकार से स्टूडेंट हमें देख रहे हैं, किसी को भी ईज़िली कुछ भी नहीं मिल जाता है, बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि तनाव में हैं, नहीं हो रहा, बार-बार फेलियर नज़र आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, आपको भी सक्सेस मिलेगी, टेक टाइम, है ना? तो ऐसा चलिए आज अभी और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करते हैं बाबूलाल जी से कि उनके लिए क्या जर्नी में ख़ास रहा? अच्छा, आप हमें बताइए जीके जीएस टारगेट सब्जेक्ट है, यानी कि अगर जीके जीएस पे पकड़ अच्छी नहीं बनाई तो सिलेक्शन होगा या नहीं? ये लोगों का बहुत बड़ा डाउट है कि हमारा मैथ अच्छा सर, है, हमारा रीज़निंग अच्छा है, लेकिन हम जीके जीएस में थोड़े से कच्चे हैं। अभी सर जो एग्ज़ाम हो रहा है ना, तो हुँ, उसमें सर जीके का वेटेज काफ़ी कम रह रहा है, हुँ, जीएस का वेटेज ज़्यादा रह रहा है। हुँ, तो अभी के हिसाब से मैं ये बोलूँगा कि तुम जीएस पे ज़्यादा फ़ोकस करो, हुँ, जीएस तुम्हारे सिलेक्शन में बहुत बड़ा मैटर करेगा। हुँ। अच्छा, जैसे कि मैं बता दूँ, ये कंटेंट क्रिएट भी करते हैं, राजू इंस्टाग्राम आईडी हरिद्वाल है, के नाम से आईडी है। जिस पे लगभग 13,000 फॉलोअर्स है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये वहाँ पे भी है, तो आप इनको वहाँ पे भी फ़ॉलो कर सकते हैं ताकि आप कनेक्ट रहें इनसे, क्योंकि आप भी जानते हैं जैसे आप सीसीटीसी के लिए हमसे कनेक्टेड हैं, ऐसे आरआरबी ग्रुप डी के किसी वैकेंसी के लिए आप इनको फ़ॉलो कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं, और या इनसे जो भी डाउट है आपके डायरेक्टली आप इनसे मैसेज भी कर सकते हैं। अच्छा, मेरा नेक्स्ट प्रश्न आपसे है कि अगर अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे थे, तो किस मेन एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे थे एसएससी में? सर मेरी ग्रेजुएशन तो हुई नहीं थी, ठीक है। लेकिन मैंने 10+2 दिया एसएससी। सीएचएसएल दिया होगा हाँ, आपने। वो 10 प्लस सीएचएसएल दिया, 10+2 दिया एमटीएस? और एमटीएस दिया मैंने। एमटीएस यानी कि ये आपका वो पहला एग्ज़ाम था क्वालीफाई वाला, या फिर इससे पहले भी कोई और क्वालीफाई हो चुका है? क्वालीफाई हुआ सर, मेरा जो एसएससी मैंने जो सीएचएसएल है, वो हुँ, मेरे से क्वालीफाई नहीं हुआ था। हुँ, एसएससी एमटीएस का जो सेकंड पेपर होता है, जिसमें हुँ, निबंध वगैरह लिखवाए जाते हैं, मैं हुँ, वो दे के आया था। मेरे हुँ। लगभग 115 नंबर थे उसमें, उसकी मेरिट 121 गई थी बाद में, उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। और एसएससी जीडी में मेरे अच्छे नंबर थे, 87 नंबर थे। जीडी रैंक तो आपकी हाइट भी है। हाँ, हुँ, मेरे अच्छे नंबर थे, लेकिन मेरा सर एक पहचान का था, जो 4 साल नौकरी करके छोड़ के आ गया था, क्योंकि उसमें थोड़ा-सा डिसिप्लिन में ज़्यादा रहना हाँ, पड़ता है। वो है। तो एसएससी जीडी के साथ ही मेरा ग्रुप डी का रिजल्ट पहले आ गया था, तो हुँ, मेरा इसमें हो गया था, तो उसमें जाने का सवाल ही नहीं था। अच्छा, तो तो यानी कि अभी आप अगर मान के चलो 2019 में जॉइनिंग हो गई थी, तो करीबन 6 साढ़े 6-7 साल आपको लगभग होने वाले हैं। हाँ, साढ़े अच्छा, 7 से अच्छा, ये थोड़ा अंदर की बात है, लेकिन फिर भी आप हमें बता सकते हैं अभी आपकी सैलरी क्या कितनी है? क्योंकि बहुत ज़्यादा हमारे जो स्टूडेंट हैं, वो परेशान रहते हैं, वो मोटिवेट रहते हैं हाँ, सैलरी को लेके। तो आप ज़रिए अपना मूल वेतन बता दीजिए कि ग्रॉस आपको अभी कितना मिल जाता है आरआरबी ग्रुप डी में? हाँ सर, मैं सैलरी बताऊँगा, लेकिन हुँ, उससे पहले मैं एक चीज़ एक्सप्लेन करना हाँ, बिल्कुल, चाहूँगा। बिल्कुल, बिल्कुल। इसमें सर ये क्या होता है कि आप अगर सेम जगह नौकरी कर रहे हो 6-7 साल से, हुँ, तो आपका अगर पोस्ट वगैरह खाली रहती है, तो आपका 2400 ग्रेड पे तक प्रमोशन हो जाता है। मैंने काफ़ी लोगों को देखा है, जो एक ही जगह नौकरी कर रहे हैं, उनका 2400 ग्रेड पे तक प्रमोशन हो गया। तो उनकी सैलरी लगभग सर 60 से अबव भी बन रही है। ठीक है। लेकिन मेरे साथ ये हुआ कि सर मैं ट्रांसफ़र करा के दूसरी जगह आया हूँ, तो मेरे को 1.5 साल से ज़्यादा टाइम हो गया, तो मेरी जो ग्रेड पे हैं, अभी भी 1800 ही है, अच्छा। तो मेरी सैलरी थोड़ी कम तो बनती है ये लगभग। एक डिमोटिवेशन हो सकता है, क्योंकि ये इनके लिए है, या विद्यार्थी को तो नहीं बोल रहे हैं ना ये नहीं, नहीं लड़की? सर। हाँ, मतलब आप अगर जॉइन करेंगे तो 8th पे कमीशन आफ्टर 26 स्टूडेंट को कितना पे मिल जाएगा अगर आपकी सर वाली पोस्ट पे? 8वें वेतन आयोग के बाद ये हुँ, मान के चलो, हुँ, ग्रुप डी की किसी भी पोस्ट पर 50,000 से कम सैलरी नहीं रहेगी, आपको चाहे कोई सी भी पोस्ट क्यों ना मिले। अच्छा। चलिए, तो बहुत अच्छी मोटिवेशन हो सकता है आप लोगों के लिए कि अगर आप 2026 में जो वैकेंसी है उसमें जॉइन हो जाते हैं, तो आपका जो वेतन है, मूल वेतन, वो करीबन 50,000 रुपए समथिंग आपको मिलेगा। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक नॉर्मल जो फैमिली है, संघर्ष के साथ आगे बढ़ रही है, जिनके फादर काम नहीं कर रहे, फार्मर हैं, किसी को कोई दिक्कत है फैमिली में, तो उनके लिए ग्रुप डी की जॉब बेस्ट हो सकती है और वो इन फ्यूचर अपना रेलवे में सेवाएँ देके फ्यूचर बना सकते हैं। अच्छा, बाबूलाल जी, एक प्रश्न ये है कि मतलब किन विद्यार्थियों को आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी करनी चाहिए, किनको नहीं करनी चाहिए? जैसे कि मान के लो हमने 10th पास कर लिया, 12th पास कर लिया, क्या ग्रेजुएट के बाद भी हमारे पास यही ऑप्शन बच जाता है कि हम सिर्फ ग्रुप डी को पे मतलब अटक के रह जाएँ? ये वाला मैटर है नहीं थोड़ा। वो है, लेकिन सर आप ग्रुप डी में लगने के बाद भी तो आगे प्रमोशन प्रमोशन मिल सकते हैं, प्रमोशन यानी मिल कि सकता है ना, रेलवे आप में जीडीसी, ये एलडीसी जो एंट्री पॉइंट होता है। आप हाँ, यहाँ से अगर आप आगे आ गए, फिर जीडीसी, एलडीसी एग्ज़ाम देके आप एक अच्छे पोस्ट पर पहुँच सकते हैं, ये उनका कहना है। सर देखो ग्रुप डी एक ऐसी नौकरी है जिसमें हुँ, आप टेंशन फ्री रहोगे। अच्छा। आप
आपको 8 घंटे का टाइम देना है, बाकी टाइम आप फ्री हो। उस टाइम अगर आपको पढ़ाई करना है, आगे बढ़ना है तो आपको खूब टाइम मिलेगा। अच्छा, वर्कलोड मतलब वैसा नहीं, फिजिकली वर्कलोड ज़्यादा नहीं, माइंडली प्रेशर नहीं माइंडली रहता। नहीं है, सॉरी हाँ, मैं भूल गया, फिजिकली वर्कलोड तो है, हाँ, लेकिन आपको ये नहीं है कि मुझे कौन सी फाइल रखनी है, हाँ। मुझे किसका डेटा रखना है, ऐसा बार-बार कुछ नहीं फ़ोन है। आ रहा है, ऐसा कुछ बार-बार नहीं है। फ़ोन आ रहा है, वो नहीं है। तो मतलब फ्री माइंड वाली जॉब है, आप हाँ, यहाँ पे आने के बाद एक अच्छे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी कर सकते कर हो। सकते हो बिल्कुल। ठीक है, अभी आप गेटमैन की पोस्ट पे हैं। हाँ सर। थोड़े से जानना चाहेंगे गेटमैन के चैलेंजेस क्या होते हैं? आपको क्या-क्या ड्यूटी में चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, जो आपको ऐसा लगता है कि ये थोड़ी-सी परेशानी वाली सर बात है? देखो, गेटमैन की ड्यूटी क्या है, शिफ्टों में रहती है। ठीक है। तो ये जो नाइट शिफ्ट वगैरह, इनमें गेटमैन को एक्टिव रहना पड़ता है। ये हुँ, थोड़ी-सी दुखदाई हो जाती है, हुँ। क्योंकि सारी रात बैठे-बैठे गेट पे अच्छा, निकालना। जैसे आपने मुझे बताया था पहले कि आपने नाइट आप नहीं करते हो, लेकिन जो नाइट करते हैं उनको तो प्रॉब्लम होती होगी, बिल्कुल होती है है ना? सर। क्योंकि नाइट में देखो ना तो सोना होता है, बहुत अवेयरनेस वाला काम है कि भई हाँ। दिक्कत ना हो जाए, जानकारी पूरी रखनी चाहिए। अच्छा, थोड़ा-सा बताइए कि जो गाड़ी आ रही होती है, तो आपको कैसे इन्फॉर्मेशन मिलती है कि मेरे को गेट लगाना है? सर इसमें 2-3 चीज़ें हैं। पहले जहाँ मैं उदयपुर में ड्यूटी करता था, हुँ, वहाँ हमारे पास फ़ोन आते थे। स्टेशन मास्टर फ़ोन करके बताता था कि ट्रेन यहाँ आ गई है, फाटक बंद कर दो। हुँ, और जो सिग्नल सिस्टम होता है जिन फाटकों पे, जिन पे सिग्नल सिस्टम नहीं होता है, उन पे एक नंबर काटे जाते हैं। ठीक है। उनके एक डायरी गेटमैन के पास होती है, एक स्टेशन मास्टर के पास होती है, हुँ, तो उसमें नंबर काटे जाते हैं। हुँ, तो उस हिसाब से बंद करते हैं। जहाँ सिग्नल सिस्टम होता है, वहाँ फ़ोन आते हैं, लेकिन यहाँ जहाँ मैं अभी ड्यूटी कर रहा हूँ, वहाँ थोड़ी-सी एडवांस टेक्नोलॉजी आ चुकी है। हाँ। एक सिस्टम लगा दिया गया है रेलवे ट्रैक पे, वो जैसे ही वहाँ से गाड़ी गुज़रती है। सिग्नल के दौर मतलब हाँ, जैसे ही गाड़ी पूरी वहाँ से निकल सारे हाँ, वैगन्स निकल जाएँगे, हाँ, तो आपको ऑटोमैटिकली इन्फॉर्मेशन हाँ, मिल एक जाएगी। उसे एक्सेल काउंटर बोलते हैं, वो एक्सेल रेलवे काउंट ट्रैक पे लगा दिया हुँ, गया है। हुँ, जैसे ही वहाँ से गाड़ी गुज़रती है, हुँ, तो जो हमारे पास जो सिस्टम होता है, वहाँ जैसे अपने फ़ोन में घंटी बजती है, हुँ, वैसे घंटी बज जाती है हुँ। और हम तुरंत बंद कर अच्छा, अभी देते हैं। 2-3 चीज़ें हैं, कई जगह मैनुअली है। हाँ, तो आपने देखा होगा वो जो गेट गिरता है, हाँ, स्टॉप वाला, हाँ। तो आपके यहाँ वही है या फिर ऑटोमेटेड है कुछ? वो सर मैन्युअली है हमारे, तो सारा आपका मैनुअली सारा है? सिस्टम ऑटोमेटिक है। हमारे स्टेशन मास्टर से हमारा कनेक्शन नहीं रहता है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। अभी जो जहाँ पे वैसा होता है, वहाँ पे स्टेशन मास्टर से कनेक्ट रहता है ना, वो हाँ, कॉल करता है, हाँ। फ़ोन करता है। अच्छा, तो ड्यूटी के दौरान कई बार ऐसा भी होता होगा कि बीच में कोई लोग कहते हैं, "जल्दी खोल दे यार, मुझे निकलना है ना?" अब काफ़ी दिक्कत आती काफ़ी है सर। दिक्कतें आती हैं, फिर हाँ, आप बोलते हो कि नहीं मेरा रूल नहीं है, मैं ऐसे हाँ, नहीं खोल सकता। हाँ, कई बार एक्सीडेंट भी देखने को मिले हैं, आपको देखा होगा, कई लोग मानते नहीं हैं। अभी बीच में मैंने एक वीडियो देखा था, तो वो उसने अपनी मैक्स घुसेड़ रखी थी, फिर वो ट्रेन हाँ। आ गई थी। ट्रेन आ गई थी सर। अच्छा, ट्रेन को रोकने का आपका कोई प्रावधान है आपके पास? जैसे मान के चलो अगर सिग्नल पे भी आप चाहते हैं, आपके पास ऐसी कोई अथॉरिटी है कि मैं ट्रेन को आगे कोई दिक्कत हो रही है तो मैं बता सकूँ? देखो सर, रेलवे ट्रैक पे दिक्कत है, तो मैं जो मेरे तो फाटक पे सिग्नल सिस्टम है, तो हुँ, मैं सिग्नल उठा लूँगा, हुँ, तो ट्रेन वैसे ही रुक जाएगी। हुँ, और जहाँ सिग्नल सिस्टम नहीं होता है, हुँ, वहाँ आप रेड झंडी दिखा के, अगर कोई दिक्कत लग रही है आपको कि एक्सीडेंट हो सकता है, ऐसी कोई सिचुएशन बन सकती है, तो आप हुँ, ट्रेन रोक सकते हो। हुँ, वैसे आपको कोई अथॉरिटी नहीं है कि आप किसी को बैठाने के लिए रोक रहे हो, तो वैसा कुछ नहीं है। हुँ। अगर कुछ मतलब आपको अथॉरिटी भी है, तो उतनी नहीं है। एक जो हाँ, आप मतलब आप ट्रेन की सेवा में हाँ, हो, यानी कि हाँ, ट्रेन में अगर कोई दिक्कत है, हाँ, तो वहाँ से आपको दिक्कत बिल्कुल सारी सर, चीज़ें होंगी। बिल्कुल बहुत सही बढ़िया, बात बहुत बढ़िया। ये जानना था तेरे को, मेरे को भी क्यूरियोसिटी थी, इसलिए मैं पूछ रहा था आपसे। है। और दूसरा मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे काफ़ी जो लोग बोलते हैं, तो आप क कोई अपना पावर दिखा के बोलता होगा, मैं तो ये हूँ, खोल दे मेरे को जाना है, मेरे लेट हो रहा है। तो उस कंडीशन में आप क्या करते हो? कर पाते हो ये वो चीज़ या नहीं? उस कई बार कई गेटों पे माथाफोड़ी हो जाती है सर, हुँ, लड़ाई हुँ। झगड़े हो जाते हैं, हाँ, हाँ, लेकिन वही। एक एक गेटमैन के पास एक डायरी होती है। हुँ, अगर ऐसे कोई लड़ाई झगड़ा कर रहा है, तो हुँ, उसको हम सजेस्ट कर देते हैं कि ये डायरी है, आपकी जो भी दिक्कत है, आप वो दिक्कत लिख जाओ, जो हुँ, हमारे अधिकारी वगैरह आएँगे हुँ। वो देख लेंगे। वो बड़ा लेकिन वो कुछ होना चाहिए अपनी हाँ, लाइफ में, ऐसा नहीं हाँ, हाँ, कि चलता-फिरता कोई आदमी बोलेगा तो नहीं हाँ, कर सकते। हाँ। चलिए बहुत बढ़िया। आई होप आपको समझ आ रहा होगा और डायरेक्टली इस पॉडकास्ट में हम आपको बिल्कुल क्लेरिफिकेशन के साथ बता रहे हैं, यहाँ पे कोई एडिटिंग नहीं, कोई कुछ नहीं या मैंने उसको भाई को नहीं बोल रखा कि आप ऐसा बोलो। यहाँ पे सारी चीज़ें बहुत पॉइंट टू पॉइंट आपको मिल रही हैं। तो पूरे पॉडकास्ट में बने रहिए, आपको समझ आएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि जो विद्यार्थी क्योंकि ये कट ऑफ में कैसे अलॉटमेंट होता है पोस्ट का? जैसे जो अभी ग्रुप डी एग्ज़ाम क्वालीफाई अब करके आते हैं, उसमें कितनी पोस्ट हैं अभी टोटल? अभी जो सर वैकेंसी आई है, उसमें 22,000 पदों की वैकेंसी है वो। हुँ, 22,000 तो पदों में है लेकिन पोस्ट जैसे ट्रैकमैन हो गया, गेटमैन हो हाँ, गया इसमें ऐसे। सबसे ज़्यादा है ना जो ट्रैकमैन के पद रहते हैं, हुँ, उसके बाद अदर पोस्टें आती है। हुँ। अच्छा, तो ट्रैकमैन में ये बताइए ट्रैकमैन आप भी आपके भाई-बंधु होते ही हैं लोग जब हाँ, ये बिल्कुल। डिपार्टमेंट ही एक ही है। तो ट्रैकमैन की जो ड्यूटी है वो
काफ़ी हद तक कैसी है? लोग बोलते हैं काफ़ी सर हम ये तो आपने अभी एक वीडियो भी पोस्ट किया था कि ये भीड़ में लोग जो काम कर रहे हैं, ये ग्रुप डी के नहीं हैं, हाँ, सही ये कॉन्ट्रैक्टर के हैं। हाँ, तो वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। लोग कहते हैं सर मेहनत करने के बाद, पढ़ने के बाद भी अगर ऐसा काम करना पड़ रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट वीडियो पड़ी हुई है यूट्यूब पे कि देखो ग्रुप डी वालों ये है आपकी औकात। ऐसा करके आप ज़रा मुझे ब्रीफ बताइए कि क्या मतलब चैलेंजेज़ रहते हैं ट्रैक मेंटेन मतलब ऐसा कोई काम मिलता है उनको कि ये साफ कर दो, ये सफाई कर दो? सर देखो दिक्कत तो आती है ट्रेकमैन में, हुँ, लेकिन कई जगह नहीं भी आती है। हुँ, और एक चीज़ ये भी रहती है कि सर जो ये लोग बोलते हैं ना कि ये ग्रुप डी में ये है, वो लोग बोलते हैं जो सिर्फ़ पढ़ाई करके नौकरी लग गए, हुँ, जिनको मार्केट की नॉलेज नहीं रहती है। सर हुँ। मैंने कोई प्राइवेट अपना कैफ़े वगैरह कर रखा है ठीक कारवार है, रोड पे। ठीक है, ठीक है। तो सर मेरे को जब ये कैफ़े किया उसके बाद मेरे को अंदाज़ा हुआ कि रेलवे में जो ट्रेकमैन की पोस्ट है, हुँ, वो भी बाहर के जो अपन जो छोटा-मोटा 2, 5, 10 लाख रुपए लगाकर कोई इन्वेस्टमेंट करके बिज़नेस करते हैं ना, हुँ, उससे 5 गुना बढ़िया है। हुँ, क्योंकि सर जहाँ मैं कैफ़े कर रखा है वहाँ सुबह 7 से हम 9-10 बजे तक उसको ओपन रखते हैं और कंटिन्यू काम करना पड़ता है, कभी चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम वगैरह। ठीक है, ठीक है। और वहाँ सर जो अच्छा आप कैफ़े भी चलाते हैं? कैफ़े चलाता हूँ अच्छा, सर मैं। तो भाई ने मतलब अपनी जॉब के साथ-साथ एक प्राइवेट बिज़नेस भी ओन कर रखा है, ताकि होता है हर इंसान को किसी अपने एक पर्टिकुलर इनकम ऑफ सोर्स पे नहीं रहना चाहिए क्योंकि अगर आप सिंगल इनकम ऑफ सोर्स अब थोड़ा-सा बात कर लेते हैं जॉब से हट के। अगर आप अपनी लाइफ़ में सिंगल इनकम ऑफ सोर्स रखते हैं और उसी से खर्चा चलाते हैं, उसी से सारी चीज़ें करते हैं, तो आप सिर्फ़ गरीबी से एक कदम पीछे हैं। मतलब जिस दिन वो काम आपका बंद होगा, आप वहीं गिरेंगे। तो मैं सिर्फ़ आपको जॉब के लिए ही गाइड नहीं करता हूँ, मैं लाइफ कैसे जीनी है इसके लिए भी गाइड करता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आप लाइफ की सिंगल ऑफ इनकम सोर्स पे चल रहे हैं, तो आप गरीबी से एक कदम पीछे हैं। मतलब अगर आप चाहते हैं कि मुझे लाइफ में आगे कुछ करना है, तो जॉब तो करो, सिलेक्शन लो, उसके बाद 4 अपने इनकम ऑफ सोर्स ऐसे बनाओ, जहाँ से आपका रोज़मर्रा का जीवन का खर्चा निकलता रहे। तो भाई ने ऐसा कर रखा है, कैफ़े चला रहे हैं, ये भी एक क कैफ़े के ओनर भी हैं, यानी बिज़नेसमैन भी हैं जॉब के साथ। चलिए, तो हम ये बात कर रहे थे कि जीके, जीएस पे बात कर लेते हैं, पढ़ाई पे बात कर लेते हैं हम। स्टूडेंट को कहाँ दिक्कत आती है, तो बहुत से स्टूडेंट बोलते हैं सबसे ज़्यादा जो ग्रुप डी में प्रॉब्लम आती है वो है मैथ। तो मैथ में हमें ज़रा ये बताइए मैथ में कौन-कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो आरआरबी ग्रुप डी के स्टूडेंट को पढ़ लेना चाहिए ताकि वो एक एवरेज स्कोर कर पाएँ एग्ज़ाम में? देखो सर आजकल कट ऑफ काफ़ी हाई रह रही है, हुँ, तो अगर मैं किसी भी टॉपिक को ये बोलूँ कि इसको नहीं पढ़ना चाहिए, तो हुँ, ये तो सर हुँ, नाइंसाफ़ी हो जाएगी। बिल्कुल, क्योंकि देखो 75 अबव जा रही है कट ऑफ वगैरह। बिल्कुल, बिल्कुल, तो अपन बिल्कुल। कौन से टॉपिक को छोड़ेंगे? जीके वगैरह में या करंट में अपन से काफ़ी क्वेश्चन रह जाते हैं। नहीं, अभी अपन मैथ की बात कर रहे हैं, फिर हाँ, जीके पहले मैथ की बात करें, तो क्योंकि देखो मैं आपको बताऊँ बाबूलाल जी, मेन चीज़ क्या है ना, पढ़ते सब हैं। हाँ, लेकिन जो लिमिटेड पढ़ता है ना, हाँ, क्योंकि आप भी जितना मान के चलो मेरे पास 5 बुक्स हैं, अगर मैं पाँचों बुक्स को लगा रहा हूँ, तो मैं अनफेयरली अपने साथ ये कर रहा हूँ कि मैं अपने आप को फँसा दिया मैंने, मैं भ्रमित हूँ। हुँ, मैं ये पढ़ूँ, मैं किरण पब्लिकेशन पढ़ूँ, किसी और पब्लिकेशन से लगाऊँ, जो भी मेरे माइंड में नहीं आ रहा, तपिस करके हो गया, राधिका पब्लिकेशन हो गया, मैं इनसे लगाऊँ। तो सारी अगर 5 अलग-अलग पब्लिकेशन की बुक्स हैं, क्योंकि आपको भी पता है, मैथ का जो पोर्शन है वो लगभग सेम है। आप एसएससी ले लो, आप स्टेट एग्ज़ाम ले लो, आप कुछ भी ले लो, मैथ नहीं बदला जाता। अगर आपने नंबर सिस्टम पढ़ा है, तो नंबर सिस्टम से प्रश्न बनेंगे। अगर आपने परसेंटेज पढ़ा है, तो परसेंटेज से प्रश्न बनेंगे। तो वही चीज़ मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि लिमिटेड कोई कॉन्टेक्स्ट आपके मन में है कि हाँ यार, इतना अगर पढ़ लेंगे, तो ग्रुप डी में ईज़िली नंबर आ सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। पूरा तो नहीं कह सकते, ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे नंबर सिस्टम हो गया, परसेंटेज हो गया और आपका प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, बॉड मास हो गया, डेसिमल हो गया। तो ये वो टॉपिक्स हैं, जिनसे अगर आपने प्रश्न करे, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। चलो कोई नहीं, भाई ने नहीं बताया, मैंने आपको मैं सर एक बता चीज़ बोलना हुँ, चाहूँगा हुँ, कि मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि आप इतना ही पढ़ो, लेकिन मैं ये बोलूँगा आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो, एक बार पढ़ने के बाद साथ के साथ तुम जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट निकाल सकते हो, उतने हुँ। ज़्यादा निकालो। अच्छा, आपकी वो स नज़र से मॉक कब लगाना चाहिए? एक एक स्टार्टिंग बार स्टेज सर में, अपना सिलेबस कंप्लीट हो जाए, पूरा या उसके फिर बाद पूरा एक बार कंप्लीट हो जाए, उसके हुँ, बाद आप रिवीजन कर रहे हो, तो रिवीजन के साथ ज़्यादा से ज़्यादा आप मान लो 1 मॉक टेस्ट निकाल सकते हो, 2 निकाल सकते हुँ। हो, वो निकालो सर। अच्छा, मॉक टेस्ट देना इम्पोर्टेंट होता है या उसको एनालिसिस करना? दोनों ही चीज़ें होती है सर। नहीं, ऐसा है उसका क्योंकि मैं आपको बता दूँ जैसे मॉक टेस्ट आपने दे दिया, लोग हाँ, आजकल के स्टूडेंट क्या कर रहे हैं ना, मॉक टेस्ट लगाएँगे, हुँ, मॉक टेस्ट लगाने के बाद उन्होंने देखा मेरे 60 नंबर बन रहे हैं, 70 नंबर बन रहे हैं, ठीक है इनफ खत्म। कहानी आपने अधूरी छोड़ दी। अधूरी छोड़ दी, बिल्कुल सही जब बात। तक मॉक टेस्ट में आप ये एनालिसिस नहीं करोगे कि मैंने क्या किया, उसके बाद क्या छोड़ा, तब तक आप सीखोगे ही नहीं। बिल्कुल सही बात है सर। मॉक का सीधा फंडा ये है कि मॉक लगाने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसको एनालिसिस करना, एनालिसिस। कि हमने जो क्वेश्चन किया था वो क्वेश्चन राइट है या नहीं, या वो क्वेश्चन किसी और तरीके से भी काफ़ी जल्दी किया जा सकता है। क्योंकि मैं आपको बता दूँ एसएससी, सीजीएल जैसी बड़ी पोस्ट हैं, ये आपको तब मिलती हैं जब आप लंबे-लंबे क्वेश्चन छापने से नहीं, आपको क्वेश्चन देखने के बाद आंसर आ जाए।
क्योंकि टाइम का बहुत बड़ा रोल प्ले रहता है। आपको भी पता है, अगर आप चाहे आरआरबी ग्रुप डी दे लो या एसएससी दे लो, कोई भी एग्जाम दे लो, अगर आपने टाइम मैनेजमेंट पे काम नहीं किया, यानी कि 90 मिनट में 100 क्वेश्चन किस तरीके से हल होते हैं, ये आपने अपनी टेबल पे नहीं देखा या बार बार प्रयास नहीं किया, तो सिलेक्शन से दूरी आपकी हो जाने वाली है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप तैयारी कर रहे हो तो मॉक लगाने के बाद उसको एनालिसिस जरूर करो, समझो कि अगर आपने मैथ्स के ये प्रश्न कौन से गलत हुए और उनको एक बार दोबारा रिवाइज करो, देन फिर एक मॉक टेस्ट लगाओ, और मॉक देने से ही आपको समझ आता है कि आप किस प्रकार आपकी तैयारी चल रही है। ठीक है बाबूलाल जी, बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। एक प्रश्न मेरा मन में है, वो मैं बार बार आपसे पूछ रहा था कि अगर आपने आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी करी है, तो अभी आप फ्यूचर में किसी और पोस्ट पे जाना चाहते हैं, कोई ड्रीम है लेकिन रेलवे में या फिर किसी और पोस्ट पे? सर सही बोलूं तो सरकारी नौकरी का ड्रीम मेरे घर वालों का था, जो कि आपने पूरा कर दिया जो है। पूरा कर दिया है। हाँ, मेरा खुद का ड्रीम, खुद का एम्पायर खड़ा करना है, अच्छा अच्छा अच्छा, जिसकी मैं कोशिश कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मतलब भाई ने कहा ठीक है, हमने जमाने को या अपने घर वालों को साबित कर दिया है कि ठीक है हम एक जॉब कर रहे हैं और जॉब हमने ले ली है। अब इनका मतलब बहुत ज़्यादा ड्रीम आगे किसी पोस्ट पे जाने का नहीं है, ये चाहते हैं कि एक टाइम के बाद ये अपना खुद का बिजनेस रन करें। ठीक है, तो वो जो भी लोग बिजनेसमैन बनना चाहते हैं वो लोग इस बात पर भी ध्यान दे सकते हैं। दूसरी ठीक है। चीज ये है कि सर मैं बाहर नौकरी करके आया हूँ, अभी हम्म। ट्रांसफर हुआ है मेरा, तो घर पे आने के बाद एक अलग ही सुकून मिल रहा है। हाँ वो तो है। मैं सर वो अच्छा ये बताओ, सुकून जैसे खोना नहीं चाहता। जो विद्यार्थी अगर नियर बाई जोन से फॉर्म नहीं डालता है, दूर से डालता है, तो कब तक वो अपने एरिया में वापस आ सकता है? सर अगर जोन दूसरा है तो उसमें काफी लंबी प्रोसेस हो जाती है, ये मान के चलो लगभग 10 साल लग जाते हैं। 10 साल लग जाते हैं आपको अपने जोन में आने में? जोन में आने में, अगर जोन दूसरा है तो। अच्छा, म्यूचुअल का क्या फंडा है आपकी तरफ से? हाँ म्यूचुअल का रहता है इसमें, लेकिन सर म्यूचुअल काफी मुश्किल से मिल पाते हैं। अच्छा, तो म्यूचुअल में ऐसा होता है कि जैसे मान चलो मैं आरआरबी ग्रुप डी की पॉइंट्समैन पोस्ट पे था, हाँ तो पॉइंट्समैन पोस्ट से ही मेरा होगा ना म्यूचुअल हाँ किसी हाँ। और या फिर ये है कि नहीं, वो तो सर किसी भी पोस्ट से हो जाएगा सर। किसी से होगा, लेकिन आपको फिर वही पोस्ट मिलेगी, ऐसा है ना? हाँ, ये ऐसा वाला है, तो हाँ। फंडा है। जैसे मान के चलो अगर मैं सीसीटीसी की पोस्ट पे हूँ और अगर मुझे म्यूचुअल चाहिए तो सामने वाला भी म्यूचुअल सीसीटीसी का होना चाहिए, ये जरूरी नहीं है। लेकिन अगर वो ग्रुप डी वाली पोस्ट पे है और मैं फिर भी म्यूचुअल करना चाहता हूँ, तो मुझे उसकी पोस्ट ज्वाइन करनी पड़ेगी। ये वाली चीज बोल रहे हैं ना आप? नहीं, लेकिन उसकी मेरे को ये पता है सर कि जो ग्रुप डी के अलग अलग डिपार्टमेंट है, हम्म उनमें अगर आप म्यूचुअल कर रहे हो तो हो जाएगा, हम्म लेकिन सामने वाला ट्रैकमैन, आप पॉइंट्समैन हो हम्म तो वो पॉइंट्समैन बन जाएगा, आप ट्रैकमैन बन हाँ, जाओगे। वही बात मैं बताना चाह रहा हूँ। ले- जैसे सेम डिपार्टमेंट में, ये नहीं हाँ कह रहा ऊपर लेवल में, लेवल हाँ, जैसे लेवल पे सेम लेवल पर लेवल लेवल 1 की हाँ। अगर आपकी जॉब है, लेवल 1 हाँ। की जॉब में जो अलग अलग पोस्ट हैं, 14 तरीके की पोस्ट होती है आरआरबी ग्रुप डी में, हाँ, तो वो पोस्ट अगर आप ट्रैकमैन है तो आप भी सामने लेके जो वो पॉइंट्समैन है तो फिर आप वहां जाके पॉइंट्समैन बनेंगे सही है। और वो ट्रैकमैन बनेगा। तो इसमें क्या नजर आया कि सामने वाला अपनी पोस्ट थोड़ी ना घटाएगा, लेकिन बहुत से लोग सोचते हैं कि मैं घर पहुंचूं, कोई दिक्कत नहीं, कर लूंगा, तो वो उनके साथ भी होता है। तो आरआरबी ग्रुप डी लेवल 1 में आने वाली पोस्ट है। इसके बाद अगर आप चाहते हैं, जैसे आपने तो बोला कि मैं नहीं करना चाहता, लेकिन आप किसी और विद्यार्थी को रख के मान लीजिए, तो इसके बाद क्या प्रमोशन हो सकता है आपका? इसके बाद सर देखो, एक तो एलडीसी आती है, जीडीसी आती है, और जो डिपार्टमेंटली प्रमोशन होते हैं सीनियरिटी बेस पे, वो आपका प्रमोशन होगा। आप जीडीसी एलडीसी छोड़ के मतलब खुद से बताइए, बिना कुछ ना करना ना कुछ, सीनियरिटी बेस पे अपना प्रमोशन होता रहेगा। देखो सर, कितने साल 1800 से 1900, 2400, 2800, उसके बाद इंक्रीमेंट लग लग के? हाँ। तो अभी मैं वही पूछ रहा हूँ, जैसे गेटमैन के बाद अगर आपको कोई पोस्ट मिले तो क्या मिलेगी? पोस्ट यही रहेगी सर, जो ग्रेड पे बढ़ेगा, ग्रेड पे बढ़ जाएगा मेरा, सैलरी बढ़ेगी, सैलरी बढ़ेगी, और थोड़ा ये पद भी बढ़ जाता है कि चलो आप इतने दिन से पुराने हो, तो आपको सीनियरिटी बेस पे एक बार जज किया जाए कि हाँ यार आप पुराने नए नहीं हो, नए वालों के लिए आप पुराने ही हो। अच्छा, एक चीज और है, शायद आपको नॉलेज होगी, पॉइंट्समैन बी से भर्ती होते हैं और पॉइंट्समैन ए तक जाते हैं प्रमोशन होते हुए, क्योंकि एक हमारे योगेश भाई हैं, तो वो आगरा में, तो वो पॉइंट्समैन बी से ज्वाइन हुए थे 2019 वाली में, अभी वो पॉइंट्समैन ए हैं प्रमोशन लेते लेते, तो अभी उनका ग्रेड पे भी अच्छा खासा है, 45-50 हजार रुपये समथिंग बन जाता है। तो आपने अपना, एक बार मैं रिपीट करूंगा, सैलरी कितना बताया था आपने, कितना बन जाता है? मेरी सर लगभग 45 से 46 47 45 से 46 हजार रुपए वेतन भाई का भी बन रहा है। तो आप लोग उसमें मैं जो 45 से 46 47 बता रहा हूँ, उसकी वजह यह है कि कभी नाइट ज्यादा बन गई, कभी कम बन रही है, कभी एनएच वगैरह लग गया, कभी नहीं हाँ, मतलब नेशनल हॉलीडे लग गया, नाइट ज्यादा लग गई, तो वो हेर फेर रहता है। एग्जैक्ट सैलरी कभी नहीं, कोई नहीं बता सकता कि इतनी क्या बनेगी, वो अप एंड डाउन रहता है। ठीक है। अच्छा, डीए जिस प्रकार से आपका जो ट्रेनिंग हुआ था, कहाँ हुआ था? उदयपुर में होता था। उदयपुर, ZRTI, सेम जाहिर सी बात है। किस जोन से फॉर्म डाला था आपने? मैंने सर जयपुर से डाला था। तो जो मतलब आप पहले कहाँ, सबसे पहला ट्रांसफर आप बताए थे, वहां से फिर आए हो तो कहाँ गए? मैं सर अजमेर डिवीजन में था। ठीक है। तो फिर वहां से मेरा अजमेर डिवीजन में किस स्टेशन पे? मैं उदयपुर था। उदयपुर पे था पहले उदयपुर थे, उसके बाद आप जयपुर में आए और अपने घर के पास आए। घर के पास। तो सबसे अच्छी बात तो ये है
कि केंद्र की नौकरी और घर के पास नौकरी, हाँ। ये सबसे ज़्यादा मोटिवेशन वाली बात है। यानी कि केंद्र की नौकरी करना और वो भी अपने घर के पास, बड़ी बात हो जाती है। वरना आप भी देखो एसएससीजीएल या टैक्स असिस्टेंट वाली जो पोस्ट हैं, जो भी केंद्र सरकार की पोस्ट हैं, वो बहुत ज़्यादा साउथ में जाके मिलती हैं आपको, तेलंगाना, चेन्नई, है ना? तो यहाँ पर जी। ऐसा नहीं है। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूँ, आपको अपने ज़ोन से ही फॉर्म डालना चाहिए, ये आपके लिए सहूलियत होगी अगर आप घर के पास रह के जॉब करना चाहते हैं। क्योंकि 30, 35, 40 हज़ार का वेतन बाहर जाके आप सर्वाइव नहीं कर पाएँगे। अगर आप मानो कि मैं बहुत से लोग बोलते हैं मैंने असम से डाल दिया, मैंने गुवाहाटी से डाल दिया। अब जब आप यूपी या राजस्थान में रह रहे हो, तो आप गुवाहाटी कैसे सर्वाइव कर पाओगे 35-40 हज़ार में, है ना? तो इसलिए घर के पास डालो और कट ऑफ को बीट करो, मेहनत करो, 8 से 10 महीने लगातार दे दो, सिलेक्शन हो जाता है। चलिए तो बाबूलाल जी, सर बहुत ही इसमें एक अच्छा। दिक्कत ये भी रहती है, घर से बाहर अपन फॉर्म डाल तो देते हैं, रेलवे में सर कर्मचारियों की कमी रहती है, हुँ। तो छुट्टियों में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। अच्छा, अच्छा। तो जो अपना सामाजिक जीवन है वो खराब हो जाता है। हाँ, वो दिक्कत तो है। इसलिए मैं यही गाइड करूँगा आपको कि आप हो जितना हो सके 2 घंटे ज़्यादा पढ़ लेना, लेकिन आप जिस ज़ोन से हो जब उसी अपने ज़ोन ज़ोन से से ही फॉर्म फॉर्म डालना, भरना। यही मैं रिकमेंड करता हूँ हाँ, सभी स्टूडेंट को। क्योंकि अब मान के चलो यार कोई यूपी रह रहा है, उसने चेन्नई डाल दिया, उसकी नौकरी चेन्नई लगेगी। अब वो महीने 4-5 महीने में घर वापस आएगा, कैसे सर्वाइव करेगा अपनी फैमिली के साथ, खुद के साथ? सर इस लेवल की कर्मचारियों की कमी रहती है कि मैंने पिछले 1.5-2 साल में कोई भी त्योहार घर पे नहीं मनाया। ये बताओ। तो मैं घर पे रह रहा हूँ तो मेरे को ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। हुँ। हर त्योहार यानी कि मेरे को सुख तब है हाँ, केंद्र की नौकरी और घर के पास नौकरी। हाँ, तो यही सजेशन रहेगा हम दोनों का ही आपके लिए कि अपने नियर वाइज़ ज़ोन से डालें, जहाँ पे आप 100-200 किलोमीटर के समथिंग अगर अपने घर के पास भी जाएँगे, क्योंकि देखो नौकरी ज़रूरी है, लेकिन परिवार भी ज़रूरी ज़रूरी है है सर। ना? फैमिली नहीं रहेगी तो बैक सपोर्ट नहीं रहता है, ये वाली बात है। चलिए, बाबूलाल जी एक प्रश्न ये बन रहा है कि आप जो गेटमैन की पोस्ट हैं, तो जॉब में आपका जो ट्रेनिंग हुआ था, कितने दिनों का हुआ था? 21 दिन का हुआ था सर। 21 दिन का ट्रेनिंग हुआ था, अलग-अलग होता है। सर हर डिपार्टमेंट का अलग-अलग सिस्टम हुँ, रहता है। हुँ। आपको ग्रुप डी में लगने के बाद कौन-सा डिपार्टमेंट मिलता है, तो आपका अलग-अलग डिपार्टमेंट का अलग-अलग सिस्टम अच्छा, आपकी रहता है। पोस्ट प्रेफ़रेंस क्या रही थी, जब आपने फॉर्म डाला था तो? उस टाइम सर ज़्यादा समझ नहीं थी, ऐसे ही डाल दिया था। ऐसे ही डाल दी बिल्कुल, थी। बिल्कुल, बिल्कुल, ज़्यादा ख़ास नहीं अभी था। तो सर जो 2026 वाले में तो मैंने काफ़ी लोगों को गाइड करने की कोशिश करी है, इसको हुँ, लेकर अपना एक वीडियो भी बनाया था पोस्ट प्रेफ़रेंस का। बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल। उसमें पोस्ट उसको भी प्रेफ़रेंस जाके देखेंगे ये लोग, हाँ, फ़ॉलो करेंगे आपको। काफ़ी लोगों ने देखा भी है, उस पर सर 5 लाख से ज़्यादा व्यूज़ थे बढ़िया, मेरे। बढ़िया, बढ़िया, बढ़िया। कंटेंट क्रिएशन करते हैं, तो इनको भी जोड़िए और साथ में सबकी जर्नी में हेल्प कीजिए। कभी भी मार्गदर्शन जो है ना आपको कर रहा है, तो उसको आप डिमोटिवेट मत करो, ये कर लो, नौकरी कर लो, आप तो नौकरी ही कर लो ये। अगर आपको कोई समय 2 मिनट का भी दे रहा है ना, तो बड़ी बात है। उसकी चीज़ों को समझो, वहाँ से सीखो क्योंकि इंसान थोड़ी-थोड़ी चीज़ें सबसे सीखता है, फिर जाके वो सफल होता है। कोई भी ऊपर से ज्ञानी बन के नहीं आता, इस सही है। धरती पे आके ही सभी सीखते हैं। तो बार-बार एक ही बात को मत बोल के मैंने कई बार लोगों को कंटेंट क्रिएट करते हैं, उसके बाद फिर लोगों से मैंने सुना है, यार वो नौकरी नहीं कर रहे, वो तो वीडियोज़ बना रहे हैं, वो ये। भाई वो वीडियोज़ बना रहा है, वो अपना फैमिली का वो टाइम दे रहा है जो अपनी फैमिली को दे सकता है, लेकिन आप लोगों को दे रहा है। तो सही बात। उसके उस समय की कीमत करो थोड़ा-सा और समझो और आगे बढ़ो। थोड़ा-थोड़ा सीखते रहो और आगे बढ़ते रहो। ठीक है? तो अच्छा आप मुझे एक बता दीजिए कि तैयारी के दौरान सबसे ज़्यादा दिक्कत आपको क्या आई? एक होता है कि स्टूडेंट ने यार मुझे ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी बार-बार तैयारी के दौरान। जैसे आप ग्रुप डी का एग्ज़ाम था, उसकी तैयारी कर रहे थे, उस टाइम पे आपको क्या प्रॉब्लम थी जो फेस करनी पड़ रही थी? कि यार मेरा नहीं हो रहा या मेरे को दिक्कत आ रही है, इस तरीके से? सर पहली बात तो कोई भी ग्रुप डी की तैयारी करता है तो वो खुद से ही डिमोटिवेट हो जाता है कि माइंड में रहता है कि ग्रुप डी। तो जो भी भाई-बहन तैयारी कर रहे हैं तो उनको मैं ये बोलूँगा कि तुम ग्रुप डी को हल्के में मत लो। हुँ, ग्रुप डी इतनी बुरी जॉब नहीं है। मन लगा के मेहनत करो और इन छोटी-मोटी चीज़ों से डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप अगर बाहर के जो कॉम्पिटिशन में आओगे, खुद के बिज़नेस में आओगे या और कुछ करोगे, वहाँ तो और ज़्यादा कॉम्पिटिशन है। वहाँ तो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है आप सर। जो आपसे जब ये छोटा कॉम्पिटिशन नहीं झेला जा रहा, हाँ, क्योंकि आप भी जानते हो पढ़ाई से ज़्यादा ईज़ी काम मेरे को नहीं लगता कुछ और है। पंखे की हवा में बैठ के वो डायलॉग आप सुनते रहते होंगे, लेकिन मैं बोलना नहीं चाह रहा, लेकिन हाँ, आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए बोलता रहता हूँ। सबसे ईज़ी काम कर रहे हो आप। कोई बहुत बिल्कुल, बड़ा बिल्कुल पहाड़ सही नहीं बात तोड़ है। रहे हो आप, हुँ, है ना? पहाड़ तो जब देखो निकल के बाहर धूप में, गर्मी में लोग कैसे मेहनत कर रहे हैं। लोग रैपिडो चला रहे हैं, लोग बाइक चला रहे हैं, लोग ज़ोमैटो कर रहे हैं, सब अच्छा काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप उस कैटेगरी में जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो पढ़ रहे हो तो कोशिश ये करो, इतना पढ़ लो कि सिलेक्शन तो कम से कम हो ही जाए। है ना? तो इसको किसी भी जॉब को बुरा मत बोलो। ये एक एंट्री पॉइंट है, यहाँ पे आप आके आगे सफल और ज़्यादा तरीके से हो सकते हैं। ये सिर्फ़ एक रेलवे में आने का आपके लिए कहते हैं ना जैसे बुलंद दरवाज़ा, तो वो दरवाज़ा है, यहाँ से एंट्री मारो, पढ़ाई में अगर आप अच्छे हैं, तो एलडीसी से आप अच्छी पोस्ट पे पहुँच सकते हैं, लेवल 3, लेवल 4 आप ग्रुप डी से स्टेशन मास्टर भी बन सकते हैं, ये कहने की बात नहीं है, ये करके दिखाया है किसी-किसी लोगों ने। काफ़ी लोगों ने कराया सर। मैंने हाँ, ऐसे काफ़ी लोगों को देखा है जो ग्रुप डी से ग्रुप ए तक पहुँचे हैं। हुँ,
जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में मैंने 1-2 ऐसे लोगों को देखा है जो हाँ, ग्रुप डी में थे, बशर्ते उसके बाद जेईई, जेईई, हाँ, पीडब्ल्यूआई, उसके बाद वो बशर्ते वो एसएससी, डिग्री आपके पास होनी चाहिए। एडीएन तक पहुँचे हैं। मैं आपको बता दूँ, हाँ, ये भाई जो बोल रहे हैं वो उसको मैं पूरा करता हूँ बात को। अगर आप लोग प्रमोशन चाहते हैं जीडीसी, एलडीसी में, तो वो निर्धारित पोस्ट का जो भी डिग्री है वो आपके पास ऑलरेडी होना चाहिए। जैसे मान के चलो, अगर सीसीटीसी है और सीसीटीसी को जब एलडीसी से स्टेशन मास्टर बनना है या किसी बड़ी पोस्ट पे जाना है, तो वहाँ के लिए फिर आपको ग्रेजुएशन, यानी कि जो उसमें निर्धारित डॉक्यूमेंट माँगे गए हैं वो आपके पास होनी चाहिए, योग्यताएँ आपके पास होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि आप अगर 12th पास करें और आप स्टेशन मास्टर नहीं बन सकते। सही। आपके पास वो योग्यताएँ होनी चाहिए। ठीक है? तो बाबूलाल जी, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, और सारी चीज़ें, बहुत सारे डाउट आप लोगों के क्लियर हुए होंगे। तो मैं कोशिश करता हूँ इस पॉडकास्ट को पूरा देखिएगा और आपको समझ आएगा। अच्छा, सीधा सा बताइए, आरआरबी ग्रुप डी वैकेंसी में ट्रैकमैन जो पोस्ट है, वो सबसे ज़्यादा क्यों आती है? मतलब सबसे ज़्यादा पोस्ट उसी की क्यों आती है? इसका एक कोई रीज़न, पर्टिकुलर रीज़न? सर वो देखो, एक सेफ्टी का इश्यू रह गया, मतलब रेलवे की सेफ्टी का मामला है, हुँ, और इसमें अभी प्राइवेट लोगों की ज़्यादा एंट्री नहीं हुई है। मतलब जो बाहर का काम है आजकल तो प्राइवेट लेबर कर रही है। हुँ, लेकिन जैसे कि पेट्रोलिंग वगैरह हुई, ये कंपलसरी होनी भी चाहिए, और रेलवे कर्मचारी करेगा क्योंकि उसी को नॉलेज होती है कि क्या ट्रैक में क्या दिक्कत है, क्या नहीं है। हुँ, जो प्राइवेट वाला 10 दिन, 15 दिन, महीने, 2 महीने आएगा, उसको पता नहीं है कि यार अगर कोई दिक्कत हो गई तो कौन सही करेगा, कौन क्या नहीं करेगा। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये मैं आपको बता दूँ, आरआरबी ग्रुप डी का पोस्ट आपने जो फॉर्म फिल किया है, इस फॉर्म में अब हम बात करेंगे थोड़ा-सा फिज़िकल के ऊपर, क्योंकि काफ़ी सारे विद्यार्थियों का एग्ज़ाम में अच्छा नंबर आया है, वो फिज़िकल की तैयारी कर भी रहे हैं। आप ज़रा शुरू से लेके एंड तक बता दीजिए, किस तरीके से फिज़िकल में क्या-क्या माँगा जाता है इसमें? देखो सर, फिजिकल में लड़कों को मतलब 1 किलोमीटर 4 मिनट और 15 सेकंड में करनी होती है, 1 किलोमीटर की दौड़। रनिंग। हाँ, हुँ। और लड़कियों को लगभग 5 मिनट और 40 सेकंड में 1 किलोमीटर की रनिंग करनी होती है। हाँ, लड़कियों को थोड़ा-सा हाँ, रिलैक्सेशन दिया है, ठीक है, फिर? और उसमें 35 किलो वज़न का रहता है। जो लड़के होते हैं उनको 35 किलो वज़न 2 मिनट में 100 मीटर तक लेके जाना होता है। पैदल चल के? हाँ, हाँ, वो पैदल चल ईज़ी हो जाता है। के। हाँ, ईज़ी ठीक है है। सर, ज़्यादा नहीं है। और जो लड़कियाँ हैं उनको 20 किलो वज़न लेके जाना पड़ता है 2 मिनट तक, 100 मीटर तक। हुँ, तो काफ़ी सर ईज़ी रहता है ईज़ी है, वैसे, क्योंकि लेकिन मेरे फिर को भी, जहाँ लेकिन तक पता है मैंने 3 मिनट और 37 सेकंड में ये दौड़ पास कंप्लीट की कर थी। दिया था। हाँ, कंप्लीट कर दिया था। अच्छा, तो मैं ये कहना चाह रहा था, रनिंग में कोई प्रॉब्लम होती है क्या, स्टूडेंट को कोई दिक्कत हो? देखो सर, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस तो करनी करनी ही पड़ेगी। पड़ेगी। हुँ, वहाँ आप अपने आपके पैरों के एक चिप वगैरह बाँधते हैं, तो उसकी जो आपकी एक्यूरेट टाइमिंग है वो आ जाती है। हुँ। तो अच्छा, ये बता दीजिए, कितना कट ऑफ, बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है कि सर कितनी कट ऑफ जा सकती है इस बार? तो बात करते हैं भाई से कि क्या, क्योंकि देखो जो स्टूडेंट जिस जॉब में होता है उसको उसके बारे में ज़्यादा नॉलेज होती है। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है इस बार 2025 वाले एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट अभी आया है, जिसमें आंसर की आई है, रिज़ल्ट आना बाकी है अभी। तो विद्यार्थी पूछना चाहते हैं, तो ज़रा बताइए क्या कट ऑफ रह सकती है इसकी? सर मैं अगर परसेंट में बोलूँ तो 70 से ऊपर रहने वाली है। अच्छा, अच्छा, ज़ोन वाइज़ मतलब ऑन एन हाँ, एवरेज एवरेज मतलब 70 नंबर अगर आपको लाने पड़ेंगे रॉ हाँ, मार्क्स, हाँ, रॉ नहीं सॉरी नॉर्मलाइज़ के बाद भी, हाँ, तो आपका सिलेक्शन फाइनल, यानी कि पीईटी में नाम आ जाएगा। आपका स्कोर कार्ड के नीचे एक लाइन आती है ना वहाँ पे कि यू विल बी क्वालिफाइड पीईटी, तो वो लिख के वहाँ पे आ जाएगा यस, अगर आपके 70 नंबर बन रहे हैं तो। हाँ, ये भाई का कहना है, तो आई होप देखते हैं कि भाई का जो एक्सपेक्टेड है वो कितना सही होता है। 1-2 नंबर ऊपर और नीचे कर लेना, ये 70 से 72 हो सकता है और 68 से 70 भी हो सकता है। हाँ, तो अच्छा कट ऑफ बताया है, ईज़ी है। तो जो भी विद्यार्थी आने वाली आरआरबी ग्रुप डी की वैकेंसी, क्योंकि जैसे कि मैं आपको बता दूं, आने वैकेंसी है दिसंबर में, आपको नोटिफिकेशन फिर से देखने को मिलेगा। अभी रेलवे बैक टू बैक वैकेंसी दे रहा है, थोड़ी दे रहा है, क्योंकि आप भी बताओ जब हर साल वैकेंसी आएंगी तो नई तो बन के नहीं आएंगी, एम्प्लॉय तो उतने ही चाहिए ना, तो जितने रिटायरमेंट हो रहे हैं, जितनी सारी चीजें हो रही हैं, तो कम आ रही हैं लेकिन हर साल आ रही हैं। ये हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने बहुत अच्छा किया है। एक स्टेटमेंट में उन्होंने बोला था कि रेलवे की वैकेंसी हर साल देंगे, चाहे फिर कम या ज्यादा। सही है। ठीक है ना? तो ये बहुत ही अच्छी बात है, और बहुत अच्छा, सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे आपके भाई से मिलके, और भाई बहुत ही अच्छी पोस्ट पे हैं, अभी खुश हैं अपनी जॉब से, आप भी खुश होंगे, और एक अच्छा खासा वेतन मिल रहा है। एक संघर्षशील परिवार को अगर 35 से 40-50 हज़ार रुपए मिल जाएँ, क्या ही है भाई बिल्कुल सही स्टार्टिंग में, बात। क्योंकि आप लोग अभी बुक तक के लिए तरसते हो, बुक नहीं ले पा रहे, ये चीज़ें, वो चीज़ें आपकी दूर हो जाएँगी और आप आके अपनी एक परिवार की जर्नी को स्टार्ट करोगे। तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आई होप आपकी बहुत सारी बातें हमसे कनेक्ट हुई होंगी और आप समझ पाए होंगे, आपके डाउट भी दूर हो पाए होंगे। अच्छा, ट्रेनिंग के बाद कितने दिन बाद आपको जॉइनिंग मिल गई थी? ये सर शायद महीने भर का रहा था सर। महीने भर का? हाँ, अच्छा, तो जैसे मतलब पूरा अगर मान के चलें तो पूरा 1 साल का प्रोसेस लग जाता है एक भर्ती को कंप्लीट होने में, आई थिंक, हाँ, लगभग। है ना?
क्योंकि 1 साल से पहले नहीं हो पाता, बहुत सारी वजह, कभी एग्ज़ाम डिले, कभी कुछ, और अभी तो ये डिले हुआ, ये वाला दोनों ही डिले हो गया आईटीआई के चक्कर में। हाँ। ठीक है ना? तो आपने आईटीआई कर रखा है? नहीं, मैंने आईटीआई नहीं आईटीआई किया। नहीं, विदाउट आईटीआई। मैं आपको पहले भी कह रहा हूँ और अभी भी बीच में जो चला था ना कि आईटीआई होना चाहिए ग्रुप डी में, आईटीआई का कोई रोल ही नहीं है। हो सकता है तो कुछ इंजीनियरिंग पोस्ट सर के लिए उसमें कुछ पोस्टों के लिए अब की बार रोल था आईटीआई का। हुआ, लेकिन वो अभी कैंसल हो गया ना, हाँ, अभी तो विदाउट है। उसमें जिन्होंने आईटीआई कर रखा था, हुँ, उनको प्रायोरिटी दी जाएगी उन पोस्टों में। अच्छा, ऐसा बोला गया। हाँ, अंदर वो डिपार्टमेंट तो हाँ, फिर अब सिलेक्ट होने के बाद की बात हो गई ना। हाँ, हाँ, तो वो अभी मतलब फॉर्म तो डाल सकते हैं ना, हाँ, फॉर्म विदाउट आईटीआई डाल सकते हैं, वो हाँ। उसकी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है? तो बहुत ही अच्छी-सी बात है। थोड़ी-सी मोटिवेशन, कुछ लाइन या फिर समझा दीजिए या गाइड कर दीजिए हमारे स्टूडेंट को कि क्या आपकी तरफ से सजेशन रह सकता है तैयारी को लेके? आप तैयारी कर रहे हो तो दबा के मेहनत करनी है, आपको टाइम पास वाली तैयारी नहीं करनी है। आप ग्रुप डी को हल्के में लेकर अगर तैयारी कर रहे हो, तो आप रहने दो, आप जो भी करना चाहते हो, जो कर लो। क्योंकि इसमें काफ़ी कॉम्पिटिशन रहता है, काफ़ी फॉर्म भरे जाते हैं और आप दबा के मेहनत करोगे, तो ही सिलेक्शन होगा। टाइम पास वाली पढ़ाई से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। समझ रहे हो? यानी कि अगर कोई भी चीज़ कर रहे हो तो उस पे बहुत ज़्यादा मेहनत करो, तभी सिलेक्शन हासिल होगा। आप सोच रहे हो मैंने 2-4 घंटे पढ़ लिया, 1-2 घंटे पढ़ लिया, देखो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होगा नहीं होगा तो सर। सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेबस कंप्लीट करो, 5 से 6 घंटे तो नॉमिनल आपको देने ही पड़ेंगे, वो भी कंसिस्ट होके। ये नहीं कि आज पढ़ लिया, कल नहीं पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे, फिर ऐसे नहीं। ऐसे बात नहीं बनती है। डेडिकेटेड बनो, डिसिप्लिन में रहो, तभी जाके सिलेक्शन आपको हासिल होगा। ठीक है? बहुत-बहुत धन्यवाद बाबूलाल जी, आपके साथ जुड़कर बहुत अच्छा लगा और आपने बहुत अच्छे-अच्छे पॉइंट पे बात करी और हमें जानकारी दी कि गेटमैन की पोस्ट अगर लोगों को मिलती है, अच्छा, गेटमैन की पोस्ट पॉइंट्समैन वालों को ही मिलेगी ना? अगर जैसे अभी तो पॉइंट कोई पोस्ट है नहीं वैसे गेटमैन। तो सर देखो हुँ। गेटमैन पर एक्स सर्विसमैन आ रहे हैं आजकल, हुँ, हुँ, हुँ। लेकिन गेटमैन की पोस्ट एक तो पॉइंट्समैन को मिलती है हुँ, और एक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट वालों को मिलती है। हुँ, मतलब पॉइंट्समैन जो बनेंगे वो हाँ, ही गेटमैन पे लगा दिए हाँ, जाते हैं। हाँ। ये है क्योंकि वो सही रहता है उनका, सही, क्योंकि उनको वही नॉलेज दी जाती है ट्रेनिंग में, गेटमैन वाली भी नॉलेज दी जाती हाँ, है, तो वो सीखते हैं। ठीक है? तो बहुत ही अच्छा लगा आपसे। मिलते हैं फिर किसी और पॉडकास्ट में, कभी आपसे इन्फॉर्मेशन रहेगी तो। ठीक है? आप लोग भी इस चीज़ को समझिएगा। हम दोनों की वार्तालाप से आपको क्या समझ मिली, कमेंट में ड्रॉप कीजिएगा कि मेरे को क्या सीखने को मिला। और कभी भी सम अप नहीं हो पाता है 1 घंटे की वीडियो में या 45 मिनट के पॉडकास्ट में, सारी चीज़ें सम अप नहीं हो पाती हैं। तो कोई भी प्रश्न है आपका तो कमेंट सेक्शन में डालिए। हम प्रयास करेंगे आपके उस कमेंट का जवाब देने का। ठीक है ना? तो मिलते हैं किसी अनदर वीडियो में, किसी अनदर भाई के साथ, किसी अलग पोस्ट के लेके। समझाएँगे आपको शुरुआत से लेके एंड तक क्या रहता है प्रोसेस रेलवे में रिक्रूटमेंट का। थैंक यू सो मच। इसी प्रकार से प्यार दुलार लौटाते रहिए। धन्यवाद।